हेलो हाय एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन और यू आर मोस्ट वेलकम एट लर्न अ मोमेंट चैनल। आई एम सुशीला। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ केस स्टडी। हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी क्या है। जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो फिर केस स्टडी का क्या महत्व है, केस स्टडी क्या है, तो इस सब बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझे, देखिए केस स्टडी, जब हम नाम लेते हैं केस स्टडी, तो केस स्टडी से नाम से ही लग रहा है यहाँ किसी मामले का अध्ययन करना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं वैयक्तिक अध्ययन। क्या बोलते हैं? वैयक्तिक अध्ययन या केस स्टडी। यानी किसी मामले को, किसी समस्या का विस्तृत डेप्थ में जाके उसका अध्ययन करना, किसी इकाई का उसकी डेप्थ में जाके अध्ययन करना। ये उसका सामान्य सी एक बात हो गई। लेकिन जब हम केस स्टडी को समझते हैं, सामाजिक घटनाओं से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल, इतनी अस्पष्ट, इतनी अमूर्त, परिवर्तनशील है कि इन सभी समस्याओं को समझने के लिए, इन सभी समस्याओं का सलूशन फाइंड करने के लिए हमें केस स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, यानी इकाइयों का केस स्टडी करना पड़ता है। तो समाज की जटिलता इतनी है क्यों इतनी जटिलता है? तो जब हम सामाजिक घटनाओं की बात करते हैं, तो सीधा सा हमारा जो रिलेशन है वो जुड़ जाता है ह्यूमन से, मनुष्य से। और जब मनुष्य की प्रकृति इतनी परिवर्तनशील है, इतनी अस्पष्ट है, उनके जो ह्यूमन के वैल्यूज़ हैं वो इतने चेंजेबल हैं, तो फिर उस स्थिति में हमें किसी चीज़ को मेज़र करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो समस्याओं का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इन समस्याओं को समझने के लिए, उनका हल निकालने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए हमें उस इकाई का डेप्थ में अध्ययन करना होता है, विस्तृत अध्ययन करना होता है। उसे कहते हैं केस स्टडी, यानी वैयक्तिक अध्ययन। तो केस स्टडी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। जिस समय इतिहासकार जब किसी ऐतिहासिक मनुष्यों की जीवन वृत्ति, वृत्तांत या घटनाओं के बारे में पता लगाना चाहते थे, तो वो केस स्टडी का ही प्रयोग करते थे। यानी इसका जो केस स्टडी का जो प्रयोग है वो प्राचीन काल से, एशियंट काल से ही प्रयोग होता चला आ रहा है। लेकिन समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन यानी जो केस स्टडी मेथड है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम यानी फर्स्ट किसने प्रयोग किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रयोग किया था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से, सबसे शुद्ध तरीके से प्रॉपरली किसने प्रयोग किया, वो थे समाजशास्त्री फ्रांस के। उनका नाम था फ्रेडरिक लिपले ने 1829 में केस स्टडी को प्रयोग किया, और उन्होंने वहाँ की जो पारिवारिक आय और व्यय के का अध्ययन किया, यानी आय और व्यय के प्रभावकारी अध्ययन किया था। तो सबसे पहले प्रॉपरली किसने प्रयोग किया? फ्रेडरिक लिपले ने प्रयोग किया था। इसीलिए अगर हम फादर ऑफ केस स्टडी कह सकते हैं, तो लिपले, फ्रेडरिक लिपले हैं, उनको माना जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके इसका प्रयोग किया। और आधुनिक समाजशास्त्र में बात करें तो थॉमस हो गए और हाइट सी राइट्स मिल, ऐसे कुछ हैं जिन्होंने बहुत ही सफलता से इसका प्रयोग किया, जिसको प्रचलित किया आगे के समय में। तो केस स्टडी की मीनिंग अगर हम समझे, या फिर केस स्टडी का जो परिभाषा है वो क्या है, तो केस स्टडी इज एन डेप्थ स्टडी ऑफ वन पर्सन, community, group, or event. In a case study, nearly every aspect of the subject's life and history of analyzed to seek patterns, used cause of behavior. Case study can be used various field like psychology और पॉलिटिकल साइंस, मेडिसिन, एजुकेशन और सोशल वर्क। यानी जो केस स्टडी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन जो केस स्टडी किसी समाज की इकाई के गहन एवं सर्वांगीण अध्ययन की एक तकनीक है, जिसके अंतर्गत इकाई के, चाहे वो कोई व्यक्ति हो यानी पर्सन हो, संस्था हो, समुदाय हो, उसकी समग्रता के साथ उसका गहन अध्ययन किया जाता है, जिसमें
उससे संबंधित जितने भी स्रोत होते हैं, सोर्सेज़ होते हैं, टेक्निक्स से सूचनाएँ कलेक्ट की जाती हैं और फिर वो कारणों के परस्पर अंतर संबंधों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सपोज़ दैट मान लीजिए कोई समाजशास्त्री किसी घटना का अध्ययन करना चाहते हैं कि कोई सभ्य नागरिक ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। तो वो ये अध्ययन करना चाहते हैं कि सभ्य नागरिक ने वो हत्या क्यों कर दी? अपराध क्यों किया हत्या का? तो इसके लिए सबसे पहले विविध स्रोतों से वो सूचनाएँ कलेक्ट करेंगे, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करेंगे और विभिन्न सूचनाओं के आधार पर अपराधी के जो व्यवहार है, उसके विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपराधी का अध्ययन करेंगे, अपराधी के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो इसे कहते हैं केस स्टडी। अब केस स्टडी को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, तो उसमें कुछ एक फ़ेमस परिभाषा है, तो वो हम देख सकते हैं। जैसे कि पीवी यंग के अकॉर्डिंग जो केस स्टडी है वो किसी समाज की यूनिट की, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्था हो, यानी इंस्टीट्यूशन हो या कम्युनिटी हो या कोई जाति हो, उपजाति हो, कि संपूर्ण समुदाय ही क्यों ना हो, उसके जीवन की खोज और विश्लेषण का ही एक मेथड है। सिंपल सा शब्द ये हुआ, जब किसी इकाई, संस्था या किसी समुदाय का डेप्थ में अध्ययन किया जाता है और उसके लाइफ के सभी एस्पेक्ट को लेकर के डेप्थ में अध्ययन करते हैं, तो वो कहा जाता है केस स्टडी। ये पीवी यंग ने परिभाषा दी है, आप एक परिभाषा समझ सकते हैं। कम से कम हमें 1-2 परिभाषाएं पता होनी चाहिए, जिससे जो है लिखने में बहुत अच्छा रहता है, लिखने का इम्प्रेशन रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें, जो केस स्टडी है वो गुणात्मक शोध का एक दृष्टिकोण है, अप्रोच है, यानी कैसा गुणात्मक क्वालिटेटिव स्टडी का एक अप्रोच है और इसमें जहाँ मामले की बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें डेटा का कोई काम नहीं होता है, इसमें विचारों को, मतलब सूचनाओं को कलेक्ट किया जाता है। तो ये क्वालिटेटिव एक अप्रोच है, इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि केस स्टडी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये फीचर्स है कि विशेष अध्ययन इकाइयाँ स्पेसिफिक होना चाहिए, कि स्टडी ऑफ स्पेसिफिक यूनिट, कि अनुसंधान का आधार एक विशिष्ट इकाई होती है, या कोई परिवार हो, चाहे संस्था हो, या कोई समुदाय, या फिर कोई जाति, उपजाति, कोई भी हो सकता है। और इतिहास की एक घटना या इतिहास का युग, कोई भी विशेष प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी एक सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होता है, आखिर हम किसी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, यानी संस्था का, परिवार का, या किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक विशिष्ट इकाई होनी चाहिए, हमारा स्पष्ट होना चाहिए। तो ये पहला फीचर्स है। दूसरा फीचर्स है इंटेंसिव स्टडी, यानी गहन अध्ययन। तो इसका फीचर्स, केस स्टडी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि केस स्टडी डेप्थ, उसको नाम ही इसीलिए बोला गया क्योंकि उसको डेप्थ में इसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो जो भी हम केस स्टडी का, यानी जो उद्देश्य है, जो भी हम इकाई सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उसको डेप्थ में जाकर उसका अध्ययन करना होता है। ये उसकी एक विशेषता है। फिर दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो संपूर्ण अध्ययन या कंप्लीट स्टडी। तो जब केस स्टडी की जाती है तो वो किसी स्पेसिफिक या कोई विशेष पहलू को ध्यान में रख के स्टडी नहीं की जाती है। जीवन के सभी पहलुओं को देखते हुए, सभी एस्पेक्ट को देखते हुए जब हम स्टडी करते हैं तो उसको केस स्टडी कहा जाता है। या कोई स्पेसिफिक अगर हम उसको मामले को देख करके स्टडी करते तो वो केस स्टडी नहीं कहलाता है। तो ये उसका तीसरा फीचर्स है कि संपूर्ण एस्पेक्ट को देखकर, लाइफ के सभी एस्पेक्ट को देखते हुए हम जब स्टडी करते हैं तो उसको केस स्टडी का ये फीचर्स होता है। फिर दूसरा है कि कारक तत्वों का अध्ययन या स्टडी ऑफ कॉजल फैक्टर। इसमें भी देखिए वही चीज़ है कि केस स्टडी में किसी इकाई से जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, की जो प्रकृति होती है, या उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, जो कारक हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केस स्टडी की जो हम कोई कर रहे हैं, जब स्टडी कर रहे हैं तो हम पार्टिकुलर ही चीज़ों को लेंगे, यानी वहाँ पे हम जो केस स्टडी है, जो जो इकाई है, जो यूनिट है, उसके व्यवहार की प्रकृति हम समझेंगे कि जो जो भी व्यक्ति हो या जो संस्था है या कोई समूह है जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी प्रकृति कैसी है और वो उसकी स्थिति परिस्थितियाँ कैसी हैं।
तो सभी कारकों का हम अध्ययन करते हैं, मतलब एक सूक्ष्म अध्ययन हो गया, तो वही उसको कहते हैं, यानी सभी चीज़ों से जुड़े हुए, चाहे बिहेवियर हो या फिर प्रकृति हो। फिर तीसरा जो फोर्थ जो 5 फीचर्स आता है वो है क्वालिटेटिव। तो इसमें ये क्वालिटेटिव दृष्टिकोण है, जैसा कि अभी पहले भी डिस्कस किया, ये क्वालिटेटिव दृष्टिकोण होता है जिसमें इसमें डेटा का संख्यात्मक मान का कोई कोई इसमें विशेष महत्व होता ही नहीं है। इसमें विचारों को कलेक्ट किया जाता है, केवल गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यवहार के आशाएं आकांक्षाएं उनका अध्ययन करते हैं, यानी सूचनाओं को कलेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है विभिन्न जो यूज ऑफ वेरियस सोर्स और टेक्निक। तो जब हम सूचनाएं कलेक्ट करते हैं तो उसमें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग भी करते हैं, और फिर संबंधित इकाई का गहन अध्ययन करते हैं उन टेक्निक से, यानी जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तभी जो है हमारा पूर्ण तरीके से केस स्टडी अच्छा होता है। तो हमने देखा कि जो केस स्टडी की जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो हैं, सबसे पहले तो हम बात करें स्टडी ऑफ स्पेसिफिक यूनिट। फिर दूसरा आता है जो है इंटेंसिव स्टडी, कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए, और कॉजल फैक्टर यानी स्टडी ऑफ कॉजल फैक्टर्स होना चाहिए, गुणात्मक अध्ययन किया जाता है इसमें, यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज एंड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि देखो वैयक्तिक अध्ययन जो केस स्टडी है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है केस स्टडी मेथड दो तरीके से। एक तो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, दूसरा समूह या समुदाय का अध्ययन किया जाता है। ये सिंपल सी बात है, इसको समझ सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, या दूसरा समूह या समुदाय हो सकता है, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं अलग से। दूसरा आता है कि जो इसकी सोर्स क्या है, केस स्टडी के स्रोत क्या हो सकते हैं, सोर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो इंटरव्यू जो होता है, जो ये सूचनाएं कलेक्ट करने का प्रथम स्रोत होता है, इंटरव्यू या साक्षात्कार। तो इसमें फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरीके से हम इंटरव्यू ले सकते हैं, जिसमें हम सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति का अवलोकन करके हम सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है कोई परिचित व्यक्ति है उससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कोई डायरी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे भी हम सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कोई सामग्री है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई फ़ोटो हो गया, कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स हो गया, जीवन कथाएँ होती हैं, या फिर सामाजिक संगठनों की जो फाइल रिकॉर्ड्स होते हैं, या ऐसे कुछ एडिशन समाचार पत्रों, जर्नल्स, पेपर्स जो होते हैं, तो उनसे भी हम सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन बेसिस पे हम सूचनाएं कलेक्ट करके केस स्टडी करते हैं और उसके बाद में कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये चीज़ है। इसके कुछ फीचर्स जैसे कि हैं, जो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं, तो उसमें एडवांटेज ये हैं कि जैसे कि हम केस स्टडी के सॉल्यूशन, इस केस स्टडी को फाइंड करने के बाद जो हमारा निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष से हमें बाद में हाइपोथेसिस बनाने के कुछ सोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं। एक तरीके से केस स्टडी जो है हाइपोथेसिस बनाने का सोर्स की तरह काम करता है। ये इसका मेन फीचर्स है, जिसके आधार पे हम जैसे कि जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसके दो मुख्य स्रोत होते हैं। एक तो संबंधित ऐतिहासिक अध्ययन, या फिर केस स्टडी। यानी केस स्टडी के बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं, उसका सोर्स माना जाता है। फिर दूसरा है कि जो केस स्टडी है, प्रश्नावली यानी जो शेड्यूल्स होते हैं, इसके रूल्स होते हैं, या फिर क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं, तो उनको भी बनाने में हेल्प मिलती है। दूसरा है कि जो वर्गीकरण है, यानी जो वर्गीकरण या इकाइयों को विभाजित करते हैं समूहों में, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। इनके गुणों के बारे में पता जानकारी होती है। जब केस स्टडी करते हैं तो उनके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, वो सब हमें पता चलती हैं। फिर अगला बताएं तो जो विरोधी जो प्रचलित इकाइयां हैं, या फिर कोई विरोधी इकाइयां, उनके बारे में जानकारी मिलती हैं। इकाइयों के बारे में उनकी क्या जो है हाइपोथेसिस के विरुद्ध है, या फिर अगेंस्ट या पॉजिटिव में है। एक तरीके से प्रचलित और विरोधी इकाइयाँ ज्ञात करने में ये हेल्प होती है। जब अनुसंधान का कोई विषय एक घटना ना होकर कोई एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो भी केस स्टडी का भी जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दलों का निर्माण। तो फिर वहाँ पे वैयक्तिक यानी केस स्टडी किया जाता है। तो केस स्टडी के द्वारा जो रिसर्चर होता है कि अनुभव का क्षेत्र इतना व्यापक हो जाता है, जिसके अंतर्गत जीवन के समस्त अध्ययन किए जाते हैं।
नेक्स्ट फीचर्स अगर नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है, एडवांटेज है, वो है कि सूचनाओं को समझने में सुविधा मतलब मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं, सॉरी, लाभ हैं, उनकी एडवांटेज हैं। आप और भी एडवांटेज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या है, जोड़ सकते हैं। कुछ इसकी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि अशुद्ध और अशुद्ध सामान्यीकरण। सपोज दैट, मान लीजिए कि जब केस स्टडी होता है तो वो पर्टिकुलर किसी यूनिट, इकाई का या फिर समुदाय का, और फिर किसी जाति उपजाति का अध्ययन किया जाता है, और फिर उसको होल पॉपुलेशन पे जनरलाइजेशन की बात की जाती है। तो उसको जब होल पॉपुलेशन पे जब हम जनरलाइजेशन करने की बात करते हैं तो उसमें बहुत जटिलता दिखाई देती है, यानी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए इसको अशुद्ध सामान्यीकरण कहा जाता है। फिर आगे इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वैज्ञानिकता नहीं होती, यानी जब हम जो सूचनाएं कलेक्ट करते हैं तो उसकी कोई प्रॉपरली कोई विधि नहीं होती है, हम जैसे जैसे भी अपना सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। दूसरा है सत्यापनशीलता का अभाव। तो इसमें देखिए, जो भी तथ्य होते हैं और उनकी तुलना और सत्यापनता से संबंधित अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो डेटा मिलता है उसको सत्यापित करना बड़ा मुश्किल होता है। कि सूचनाएँ जो होती हैं, जो घटनाएँ होती हैं, विभिन्न परिस्थितियों में होती हैं, विभिन्न स्थानों पे होती हैं, तो उनका तुलना करना, उनको सत्यापित करना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा है अशुद्ध सूचना स्रोत। अशुद्ध सूचना स्रोत, जो विभिन्न डॉक्यूमेंट्स से हम सूचनाएँ लेते हैं, व्यक्तिगत डायरी होते हैं, लेख होते हैं, एल्बम होते हैं, जीवन गाथाएँ होते हैं, तो वो दोषपूर्ण भी हो सकते हैं। वो पर्सनल व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं, उनका पूर्वाग्रह भी हो सकता है, या फिर किसी कोई इस मानसिक स्थिति से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्थिति में वो लिखे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो तरीके से एक इम्पार्शियल तरीके से जो सूचनाएँ हैं वो लिखी हुई हैं। तो ये, और दूसरा अगर नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हैं कि इसमें संख्यात्मक विश्लेषण का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ जैसा कि अभी आपने समझा कि ये क्वालिटेटिव का ही एक दृष्टिकोण अप्रोच है, तो यहाँ पे सिर्फ मनुष्यों की जो बिहेवियर है, जो सूचनाएं हैं, उन्हीं से संबंधित, यानी उन्हीं को कलेक्ट करके अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे डेटा का कोई रोल एनरोल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सैंपलिंग का भी अभाव होता है, यहाँ सैंपलिंग नहीं ली जाती, यानी व्यक्तिगत के जो सूचनाएं हैं या सामूहिक जो सूचनाएं होती हैं, उन्हीं के बेस पर कलेक्ट करके हम निष्कर्ष निकालते हैं। अधिक समय और धन की बहुत खपत होती है इसमें। दोषपूर्ण जो है जीवन इतिहास, यानी इतिहास की बहुत ज़्यादा उसका अत्यधिक प्रयोग हो सकता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि दिखाना, बहुत ही अपने एक सीमा या दोष हो सकती हैं। मतलब कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की उसकी सोच, उसका विचार उसमें दिख सकता है, यानी व्यक्तिगत प्रभाव से दूषित हो सकता है, ये चीज़ है। तो ये है कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज, और कुछ प्रॉफिट हमने उसके डिस्कस किया। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें जैसे वैयक्तिक केस स्टडी क्या है, और केस स्टडी के स्रोत क्या हैं, या केस स्टडी के लाभ क्या हैं, या केस स्टडी की विशेषताएं क्या हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो आई होप ये छोटी सी डिस्कशन आपको हेल्प करेगी और अच्छे से समझ पाए होंगे, आशा करती हूँ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।